नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय सच्चा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट में पर्यावरण का प्रैक्टिस रहेगा। आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले भी ऑलरेडी जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रिपरेशन चल रही, न्यू एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर। आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका भी डिस्कस करेंगे। कुछ नए क्वेश्चन लेकर आए हैं, कुछ ओलंपिक के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सेशन होने वाला है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो पिछले बार आपके एग्जाम पर प्रश्न जो है पूछा गया था कि SARS SARS-CoV-2 यानी कोविड-2 के पहले ज्ञात संक्रमण की खोज की गई थी। CoV-2 है। SARS-CoV-2 के पहले ज्ञात संक्रमण की खोज की गई थी अमेरिका में, भारत में, चीन में, दक्षिण अफ्रीका में। तो कोविड का जो प्रसार सभी लोग जानते हैं चीन से ही है, ठीक है। तो इतना तो सभी लोग समझ ही गए होंगे। SARS-CoV के पहले जो है ज्ञात संक्रमण की खोज किसके द्वारा की गई थी? चीन में की गई थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक कमेंट करना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धार, पन्ना, रीवा, शिवपुरी। सभी लोग बताइए। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। जितने भी शिवपुरी जिले वाले हैं तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। यह ग्वालियर क्षेत्र में आता है। यह उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में और लगभग 354 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अनेक जंगली, पर्वत, घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहलाता है। यहाँ खैर, सलाई, धावड़ आदि के पेड़ पाए जाते हैं और इसके साथ साथ चिंकारा, चीतल, नीलगाय, सांबर, चौसिंगा आदि जानवर भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक किस देश ने जीता? भारत ने, चीन ने, कजाकिस्तान, नेपाल ने। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 भी पूछ लिया जाता है। एक तो पक्का आएगा ही आएगा। किसी पेपर में 2 प्रश्न आएंगे, किसी में 3 आएंगे, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक किस देश ने जीता था? तो सभी लोग जानते हैं वह कजाकिस्तान ने जीता था। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक का पहला मेडल कजाकिस्तान ने जीता। कजाकिस्तान ने 10 मीटर राइफल मिक्स इवेंट में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया था। इसके बाद साथियों अगला है कि जैविक समुदाय में द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा होता है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवो की बात करें तो खाद्य जाल से प्रश्न आना ही आना है। किस प्रकार से पूछा जाए ये कोई कन्फर्म नहीं, लेकिन एक प्रश्न जरूर आएगा। तो जैविक समुदाय में द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वह आपका मांसाहारी होता है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? शाकाहारी होगा और शाकाहारी को खाने वाला मांसाहारी बन जाएगा। द्वितीयक हो जाएगा तो मांसाहारी हो जाएगा, ठीक है। और इस बार स्वयं सोचिए ऐसा ईवीएस में क्या टॉपिक है जो टफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि काफ़ी टफ क्वेश्चन स्पोर्ट्स से भी पूछे गए थे, काफ़ी टफ क्वेश्चन आपके अंतरिक्ष से पूछे गए थे। तो अंतरिक्ष का जितना भी हो ग्लोबल लेवल में आपको पता होना चाहिए। इंडिया लेवल तो है, इंटरनेशनल लेवल पूछा गया था और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ तो बिल्कुल फाइनल है कि गहराई से पूछा जाएगा, गहराई से आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी होती है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल या लिव54। तो ज्वर नियंत्रण में सभी लोग जानते हैं कि पैरासीटामॉल ही प्रयुक्त होती है। काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड हो जाता है। क्यों हो जाता है ये जान लेते हैं कि बढ़ता हुआ त्वचा का कैंसर और उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। ओजोन छतरी को नुकसान, अम्लीय वर्षा, CO2 प्रदूषण या CO प्रदूषण। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 सभी लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2 ऑक्साइड। तो बढ़ता हुआ त्वचा का कैंसर और उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? ओजोन छतरी को नुकसान होता है। इससे क्या होता है? ओजोन की जो छतरी है, ओजोन की जो लेयर है, परत है, उसको नुकसान होता है।
अगला प्रश्न साथियों, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पैटिनेमास, कार्ल मार्क्स। देखिए शरीर के जो हमारे अंग है ना, इससे हो सकता है ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। बॉडी के हमारे जो चीज़ें हैं इनसे जो है साइंटिफिक नाम से पूछा जाएगा जो टफ होगा, तो इस पर भी आपको तैयार रहना है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है? लैंडस्टीनर ने की है। जी हाँ साथियों, 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह ए बी और ओ की खोज की। बाद में लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा रीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और यह एंटीजन प्रतिजन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एंटीजन और एंटीजन ए और एंटीजन BI। एंटीजन की जो अगर अनुपस्थित होती है तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। हमारे रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमताएं वही होती है, एंटीबॉडी कहते हैं ना, मजबूत होना चाहिए। कोविड में क्या है, एक एंटीबॉडी, एक इंजेक्शन दिया गया है। अगला है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली लोगों द्वारा बोली जाती है? बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, मालवी। याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली लोगों द्वारा बोली जाती है? MP GK हो सकता है, GK भी एक टफ लेवल है, तो बुंदेली जो है भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बुंदेली बोली आपके झांसी, बांदा, चित्रकूट, दतिया, टीकमगढ़, ललितपुर, सागर, दमोह, औरई, पन्ना, हमीरपुर, महोबा, बांदा, नरसिंहपुर, अशोकनगर, छतरपुर, ये सारे ज़िले आ जाते हैं। तो बुंदेली सबसे ज़्यादा भाषी बोली जाती है। इतव सुन लो, उतव कर लो, ये सब बुंदेली भाषा में ही होता है। अगला प्रश्न, भुज गुजरात में भूकंप कब आया और यह भारत में अब तक दर्ज सबसे हानिकारक इंट्राप्लेट भूकंपों में से एक है? कब आया था? गुजरात के भुज में एक भूकंप आया था, यह भारत का जो सबसे हानिकारक इंट्राप्लेट भूकंप माना जाता है। तो ये कब आया था? 26 जनवरी 2001 को, 26 जनवरी 2000 को, 12 फरवरी 1999 को, 6 फरवरी 1945 को। कह सकते हैं मुझे हो सकता है काफ़ी लोगों का जन्म हो चुका होगा, और वह दोस्तों 26 जनवरी 2001। जी हाँ साथियों, 26 जनवरी का दिन है इसलिए थोड़ा याददाश्त हो जाता है। गुजरात के भुज में एक भूकंप आया जो भारत का अब तक जो दर्ज है सबसे हानिकारक इंट्राप्लेट भूकंपों में से एक माना जाता है। 26 जनवरी 2001 को आया हुआ था। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। और साथ ही जिनको भी EVS पर्यावरण का टॉपर नोट्स चाहिए जो आपको तैयारी को इम्प्रूवमेंट करेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे हर लेवल के अकॉर्डिंग प्रश्न कहे गए हैं। जिनको भी टॉपर नोट्स पाना हो 9630689598 में व्हाट्सएप कर देना। ये टॉपर नोट्स आपको 159 में प्राप्त हो रही है। तो सभी लोगों जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए आप लोग जो यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न की बात करें, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति जो होती है प्रोटीन होती है। ये सिंपल सी बात जानते हैं, क्योंकि इंसुलिन का एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है जिसकी रचना 51 एमिनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। देखिए साइंस का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए EVS पर्यावरण और मैथ्स 2 चीज़ें थोड़ा इजीली हो जाती, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10 से 15% बेसिक नॉलेज पहले से होता है, इससे थोड़ा इजीली होता है उनके लिए। और अगला प्रश्न है क्या है? LPSC लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटसेर का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड या श्रीहरिकोटा। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं कि LPSC लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर का जो मुख्यालय है वह आपके तिरुवनंतपुरम पर स्थित है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आपके एग्जाम पे पेपर में आया हुआ प्रश्न था पिछली बार कि चीन का कृत्रिम चंद्रमा किसने बनाया? ली रुइलिन, क्रिस्टियान ह्यूजेंस, एनी जमतोप या जेम्स ब्रैडली। कृत्रिम चंद्रमा आपने समझ लो होगा, मानव निर्मित प्राकृतिक, जैसे हमारा चंद्रमा है ना, प्राकृतिक हमारा एक, उसी प्रकार चीन में कृत्रिम चंद्रमा बनाया गया। और कृत्रिम चंद्रमा किसने बनाया था? ली रुइलिन ने बनाया था। फर्स्ट ऑप्शन द राइट आंसर। तो ये थे आपके अंतरिक्ष वाले प्रश्न जो इंटरनेशनल लेवल के जो है प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। तो आप सभी लोगों को समझना है फिर से एक बार, निम्नलिखित में से कौन से पौधे जो हैं दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा या कायिक जनन द्वारा।
देखिए जो दूर दूर प्रसारित पौधे होंगे वह किसके द्वारा, फल द्वारा जो प्रकीर्णित पौधे होते हैं, या बीज द्वारा होगा। तो में से कन्फ्यूजन है, तो फल द्वारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि फल पकने पर झड़ जाते हैं और दूर दूर फैल जाते हैं। बहुत से फल हल्के होने के कारण हवा द्वारा दूर तक उड़ जाते हैं, तो कुछ फलों के ऊपर बने नुकीले हिस्से जानवरों के बाल या चमड़े पर लिपट कर इधर उधर बिखर जाते हैं। कुछ जल द्वारा भी इधर उधर हो जाते हैं, समुद्र तट के पौधे में होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फल द्वारा जो है ज़्यादा बिखर जाते हैं। अगला, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी कहलाता है। सभी प्रकार के हर एक लेवल के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट होंगे, ठीक है। तो जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो वह हमारा सहभोजी कहलाता है, ठीक है। सहभोजी मतलब क्या होता है, सहयोगी या सहभोजी मतलब होता है ऐसा जीव बिना दूसरे को हानि पहुँचाए लाभान्वित ले ले, उसे सहभोजिता कहा जाता है, ठीक है। इसे आर्कटिक, आरोही एवं कंठ लताएं ये सारी होती। अगला प्रश्न देखते हैं। रग्बी लीग में एक टीम में 13 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न थोड़ा स्टैंडिंग हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए कितने खिलाड़ी होते हैं, तुम स्टैंडिंग हो गया, आंसर ही लिख दिया गया। तो रग्बी लीग में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 13 की जगह कितना होना चाहिए, कितने होना चाहिए। तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन ऑप्शन समझ लीजिए, कितने की जगह आपको 13 करना है, ठीक है। अगर प्रश्न आए रग्बी लीग में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 13, और दोनों टीम को मिला के 26 खिलाड़ी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों पे आप सभी को फोकस होना है। आपका मतलब, मेरा मतलब आप तक पूरा A to Z नॉलेज पहुंचना चाहिए। इनमें से कौन सा कायांतित शैल का उदाहरण है, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। जब भी कायांतित शैल के एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक ही ऑप्शन करना है, वह है संगमरमर। जी हाँ, अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिए। क्योंकि ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नि और अवसादी चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होने से रूपांतरित चट्टान या कायांतित शैल का निर्माण होता है। अब रूपांतरित आ जाए, कायांतित चाहे तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ग्रेनाइट अर्थात अग्नेय, इसका नाइस चूने के पत्थर अर्थात अवसादी का संगमरमर के रूप में परिवर्तित कायांतित शैल होता है। अगला प्रश्न है, सभी लोग अच्छे तरीके का समझते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट करना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है, मुरैना, छतरपुर, शिवपुरी, होशंगाबाद। जीके आ जाएगा तो थोड़ा आप भी अटपटा होगा, हो सकता है इस बार MP जीके पूछ लिया जाए। तो अगर शहद में सबसे बड़ा उत्पादक जिला पूछा जाए मध्य प्रदेश में तो आता है मुरैना। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुरैना जो है शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहाँ 2500 किलोग्राम शहद जो है उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला पदक जीता, सुमिता अंतिल, मनु भास्कर, स्वप्निल कुसाले, नीरज चोपड़ा। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला पदक जीता, वह सभी लोग जानते हैं, मनु भास्कर। मनु भास्कर ने महिला में जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता, और मनु भास्कर ऐसी महिला की जो एक ही में 2 बार मेडल प्राप्त कर चुकी है। किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो जिस मिट्टी का विस्तार जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है वह कौन सी है, जलोढ़ या काली होगी, सभी लोग बताइए। तो जलोढ़ मिट्टी होगी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली है, लगभग 40% भागों में पाई जाती है। इसमें पंजाब, असम और नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदा, कृष्णा, कावेरी इनके साथ फैल जाता है। ये मिट्टी जो है लाई जाती है, तो कछारी मिट्टी जो है। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, हरे पौधे पर निर्भर रहेंगे तो कहीं ना कहीं वे प्राथमिक चरण के उपभोक्ता कहला जाएंगे। तो ये तो सिंपल सा आप सभी लोग जानते हैं। एक खाद्य जाल वाले तो थोड़ा इजीली हो जाते हैं, इतना जानते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लेग क्या है दोस्तों, प्लेग आपने नाम सुना होगा कभी, जो बचपन में, कि प्लेग एक ऐसी बीमारी होती है जो विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, कवक या खनिज जनित बीमारी। तो प्लेग एक बीमारी होती है, और एक किस प्रकार की बीमारी कहलाती है, तो यह जीवाणु जनित बीमारी कहलाती है, ठीक है। संक्रामक या संसर्ग रोग होता है जो कि विशेष जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा यह होता है, और ये रोग सर्वप्रथम जो है चूहे को होता है।
चूहे के शरीर पर पिस्सू रहते हैं जो इनका प्रदूषक रक्त चूसते हैं। फलस्वरूप रोग के जीवाणु पिस्सुओं से पहुंच जाते हैं और पिस्सुओं के काटने से रोग के जीवाणु मानव शरीर में पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न करते हैं। अगला है गैसीय अपशिष्ट क्या होता है? क्या आप जानते हैं? सभी लोग बताइएगा। गैसीय अपशिष्ट सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों के नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो साफ सफाई से प्रश्न आएगा, यानी समझ गए होंगे। ठीक है, गंदगी, साफ सफाई, स्वच्छता अभियान से संबंधित कह सकते हैं। स्वच्छता से टॉपिक से प्रश्न आएगा। तो गैसीय अपशिष्ट मतलब क्या होता है? लकड़ी कोयला से जलने वाले धुआं को गैसीय अपशिष्ट बोला जाता है। ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अवश्य जुड़िएगा ताकि सभी लोग अच्छे तरीके से आप लोगों का फीडबैक मिलता रहे। केवल सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर। ये आपका अपना टीटी फैमिली और टीचर्स फैमिली है साथियों, जहाँ पे केवल आपके हितों की बात की जाती है, आपकी प्रिपरेशन की बात की जाती है। अगला, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होती है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। ये जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र की बात करते हैं। इकोसिस्टम का मतलब ही होता है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इकोसिस्टम पहले काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल आपका टॉपिक नहीं रहेगा, आपका सिलेबस नहीं रहेगा, बस टफ करना है। किसी एक टॉपिक पे इतने सारे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि टफ हो जाता है, पेपर ही टफ पूरा बना दिया जाता है। अगला, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या मिला? शरीर को अच्छी प्रकार आधार मिल गया, शरीर का भार कम हो गया, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सका, या अधिक तेज जो है चाल हो गई। तो आप सभी लोग जानते हैं मानव विकास में अगर हमारे और आप में अगर 2 पैरों में चलने का सबसे बड़ा जो लाभ हमें मिलता है वह होता है शरीर का भार कम हो जाता है। क्यों होता है भार कम? क्योंकि दोनों हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के निर्देशानुसार कार्य कर सकते हैं और यह अनुकूलन मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है कि हाथ हमारे स्वतंत्र होते हैं, अन्यथा आप देखेंगे उनके हाथ भी वर्क में रहते हैं, चलने फिरने में। जब छात्र और शिक्षक कक्षा के बाहर एक साथ होते हैं तो नए शैक्षिक वातावरण और अनुभव संभव होते हैं। ये कथन सच है। छात्र कई चीज़ें देख सकते हैं जो कक्षा में उपलब्ध नहीं है। असत्य है, क्योंकि कक्षा से बाहर छात्र गंभीर नहीं होते। या कह सकते हैं असत्य है, क्योंकि बाहर जाने का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। सच है, क्योंकि शिक्षक कक्षा के बाहर होने पर ही पढ़ा सकते हैं। देखिए, जब छात्र और शिक्षक के बाहर एक साथ हो तो एक नए शैक्षिक वातावरण और अनुभव जो संभव होता है, बिल्कुल सच है। क्योंकि छात्र कई चीज़ें देख सकते हैं जो कक्षा में उपलब्ध नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कक्षा में आप बच्चों को उपलब्ध नहीं करा सकते, इसलिए बाहर चीज़ें बच्चे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री के कठोर उपागम हार्डवेयर के अंतर्गत आता है? चार्ट, रेखांकन, प्रोजेक्टर या माइंड मैप्स आता है? तो इनमें से शिक्षण सहायक सामग्री के कठोर उपागम जिसे हम हार्डवेयर के अंतर्गत आता है तो वह हमारा कहलाता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर किसके अंतर्गत आता है? कठोर उपागम, अर्थात हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? पन्ना टाइगर, पचमढ़ी, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल जो कहलाता है वह हमारा पचमढ़ी कहलाता है। पचमढ़ी क्या है? मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न, निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं होती है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है, इसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं होती है। यानी निरीक्षण विधि की क्या क्या विशेषता होती है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। अर्थात यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में कार्य होता है। तो शिक्षक को एक प्रशासक के रूप में बताया गया है, इसलिए यह नेगेटिव हो जाएगा, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं होगी। ठीक है, निरीक्षण विधि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? योजना बनाना, आवश्यक तैयारी करना, व्यवहार का निरीक्षण करना, निरीक्षणकार और विश्लेषण व्याख्या करना, सामान्यीकरण करना, ये सारे होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या होता है? लक्ष्य केंद्रित,
सृजनात्मक, चयनात्मकता या उपयुक्त विधि हो जाए। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के जो गुण कहलाते हैं वह आपके लक्ष्य केंद्रित विधि भी कहलाती है, सृजनात्मक विधि भी कहलाती है और चयनात्मकता भी कहलाती है, अर्थात उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन ही द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण शिक्षा में अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर संभव होता है, जिसमें लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता प्रयोग होता है। सभी लोग समझ गए। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं बताना है आपको। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होता है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं आपको बताना। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं आपकी ये सारी हैं। ये मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होता, इसलिए सूक्ष्मता से प्राप्त करना चाहिए। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं होता। तो ये थे आपके EVS के टॉप 30 क्वेश्चन हमने जो किया। आई होप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। और 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर रहा ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिनका प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पे सारे प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो आपके प्रिपरेशन को इम्प्रूव